हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2023 और 8 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके के, स्टैटिक जीके, एमपी जीके है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, साइंस है, हिंदी है और कंप्यूटर के प्रश्न लिए गए हैं। और उन सभी प्रश्नों का हम लोग सही सही आंसर देखते हैं। और प्रश्नों को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि आज आपके एग्जाम में जो है खेलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों का हम लोग सही सही आंसर देखते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखिए, लियोनेल आंद्रेस मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यानी लियोनेल मेसी जो हैं ये एक फुटबॉल से संबंधित हैं, जो इस समय ला लिगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ है 2022 के विश्व खेल कहाँ आयोजित किए गए। 2022 में जो विश्व खेल हुआ था वो कहाँ आयोजित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्मिंघम में। 2022 के विश्व खेल बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है जो कि खेल से ही संबंधित है। फीफा विश्व कप 2022 फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। फीफा विश्व कप 2022 फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फीफा 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व रणवीर सिंह ने किया। फीफा 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व रणवीर सिंह ने किया है। और यदि आपके ऑप्शन में ये न दिया गया हो तो आपके ऑप्शन में दूसरा दिया होगा कि हमारे देश के यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, किसने, उपराष्ट्रपति ने किया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है। और इसमें उप विजेता टीम यदि पूछी जाती है तो फ्रांस रही है, यानी इन्होंने फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2022 ओलंपिक कहाँ हुआ था। 2022 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो में हुआ था 2022 का राष्ट्रीय ओलंपिक। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया, अगला प्रश्न है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर था आपका शेर और मयूर नृत्य। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस महाद्वीप का है। देखिए, महाद्वीप पूछा गया, विश्व नहीं पूछा गया। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस महाद्वीप का है, ना कि किसी देश का। तो महाद्वीप है, देखिए हम यहाँ पर हेडलाइन कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर था आपका एशिया महाद्वीप का। सबसे अधिक लिंगानुपात एशिया महाद्वीप का था। और यदि आपके ऑप्शन में पूछा जाता है कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस महाद्वीप का है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है अफ्रीका का, जो कि 957 है। ठीक है, तब आपका राइट आंसर होगा 957, यानी अफ्रीका का है सबसे कम, और सबसे अधिक एशिया महाद्वीप का है। तो आपके प्रश्न में जो आया था आप उसको राइट करना। नेक्स्ट देखिए दिया गया था आपको प्रश्न विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इस प्रश्न को समझिए कि इस वंश की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और देखिए इससे संबंधित पॉइंट, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, यानी संगम जो है ये इनके पिता थे हरिहर एवं बुक्का का। और उन्हीं के नाम पर जो है इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा था। संगम वंश नाम जो है संगम के नाम पर पड़ा था। और इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम, जो कि 1336 लेकर 1356 ईस्वी तक रहा, और जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए क्या दिया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में 350 ईस्वी तक शासन किया। 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया। और उसने अपने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र ही थे समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया, हमको एक ही प्रश्न को जो है किसी भैया बहन द्वारा दो तरीके से बताया गया। तो हमने दोनों का आंसर दिया, जो आपके प्रश्न में आया था आप उसी का ऑप्शन देखना। एक प्रश्न हमको बताया गया है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था। यदि ये प्रश्न आया हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे राम बिहारी बोस। ये बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे। और यदि प्रश्न पूछा गया हो कि लॉर्ड हार्डिंग पर
बम फेंकने के आरोप में सजा किसे दी गई थी, यानी बम फेंकने के आरोप में सजा किसे दी गई, तब आपका राइट आंसर होगा बाल मुकुंद को। प्रश्न को समझिए आप। यदि पूछा जाए किसने बम फेंका था तो राम बिहारी बोस, और यदि पूछा जाएगा उसके आरोप में किसको सजा दी गई तो बाल मुकुंद को दी गई थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किसके माध्यम से जोड़ा गया। जो भारत का संविधान है इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किसके माध्यम से जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियम 2002 के तहत। इससे संबंधित थोड़ा और देखिए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए इस प्रश्न को। 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकारों को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया, यानी संविधान 3 में भाग 3 में दिया गया है। और इसने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया, जिसने शिक्षा के अधिकारों को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया, और यह एक अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रदान करता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए आपके साइंस के प्रश्न शुरू हो जा रहे हैं। साइंस में आपको प्रश्न दिया गया है कि फास्फोरस अणु की परमाणुकता कितनी होती है। तो सबसे पहले आप परमाणुकता समझिए। परमाणुकता जो है एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है, एक तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए लिखा गया है H2, तो ये जो 2 है ये परमाणुकता हो गई। जैसे H4 लिखा है तो इसकी 4 जो है ये परमाणुकता हो जाती है। इसी प्रकार फास्फोरस अणु की परमाणुकता कितनी होती है, तो 4 होगी इसकी परमाणुकता। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है, अगला आपको बताया गया है, एक पॉइंट तो हो गया परमाणु क्या है, दूसरा पॉइंट है फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है क्योंकि वह चतुस्संयोजी है। क्यों होती है, क्योंकि यह चतुस्संयोजी है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए क्या दिया है कि आम को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गैस पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था इथिलीन का। आम को पकाने के लिए इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जिसमें इथिलीन था वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं या फिर इसी को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCO3। और पूछा जाए कि खाने का सोडा फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, तो देखिए चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है। और चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक भी है, क्योंकि इसमें अधिक संख्या में जंगम परमाणु यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या होती है, ये चांदी, इसलिए ये चांदी के जो है सबसे अच्छे सुचालक हैं। और यदि आपके ऑप्शन में चांदी न दिया गया होगा तब आपको तांबा या फिर एल्युमिनियम दिया गया होगा। या तो आपको चांदी दिया गया होगा तब तो आपका चांदी राइट आंसर होगा, और यदि चांदी नहीं दिया हो तो तांबा या फिर एल्युमिनियम आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही तीनों जो हैं विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं। फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका राइट आंसर था आपका 15। फास्फोरस में 15 परमाणु होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत कितना होता है, P। फास्फोरस को P से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 15 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब आपके हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है। तो देखिए इनकी कई रचनाएं हैं, हम सभी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, इन्हीं में से कोई एक दी गई होगी। पहला है चिंतामणि, जिसकी अधिक संभावनाएं देने की। दूसरा है विचार विधि, तीसरा सूरदास, चौथा रश्मिमांसा, फिर त्रिवेणी, फिर जैसी, फिर भ्रमर गीत और फिर हिंदी शब्द सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं में से कोई एक रचना आपको दी गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया था, मुहावरा पूछा गया था। मुहावरे का अर्थ था कि गुड़ खाए और रसगुल्ले से परहेज। गुड़ खाए और रसगुल्ले से परहेज। तो देखिए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर था आपका एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे कम लाभ वाले काम को करने से मना करना। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम प्याज खा रहे हैं, ठीक है, प्याज को खा ले रहे हैं और उसी से यदि पकौड़ी बनाई गई है तो उसको हम मना कर दे रहे हैं। या फिर जैसे आपके प्रश्न में दिया कि गुड़ खाएं, यानी मीठा वो खा रहे हैं, गुड़ को खा ले रहे हैं लेकिन रसगुल्ला मना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए अर्थ दिए गए हैं कि एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे कम लाभ वाले काम को मना करना। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि भविष्य काल में कितने भेद होते हैं। देखिए भविष्य काल में कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल में कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है सामान्य भविष्य काल, पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, कौन सा, संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्य काल।
तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या था? 3। हो सकता है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कहीं पर 4 दिया गया है जो कि गलत है, कहीं कहीं पर भविष्यकाल को 4 भाग दिया है जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश का होता है और हिंदी में सिर्फ 3 है, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। आपका राइट आंसर था 3 ही। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? शिक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों हमको जहाँ तक मिल पाया है, शिक्षा का संधि विच्छेद सीधन छा होता है, सीधन छा होता है। हो सकता है यदि आपको ये ऑप्शन प्रश्न ऑप्शन में न दिया गया हो तो आपको ऐसा दिया होगा सी प्लस अ और छा। आपके ऑप्शन में सी प्लस अ छा दिया जा सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप इसको राइट आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका कंप्यूटर प्रश्न दिए गए कि पेस्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या था? Ctrl+V। कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें Ctrl+V। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी है? MS एक्सेल जो 2010 का है वर्कशीट, उसमें रो की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर था आपका कि 10,48,576। 10,48,576 रो थी 2010 वाले वर्कशीट में। और देखिए बताया गया कि एक्सेल में लगभग 1 मिलियन रो की एक भौतिक सीमा है, यानी 10,48,576। नेक्स्ट देखिए आपको पॉइंट के माध्यम से बताया गया है कि किसी वर्कशीट पर रो और कॉलम की कुल संख्या, किसी वर्कशीट पर रो और कॉलम की कुल संख्या तो 10,48,576 रो हैं और कॉलम कितने थे? तो 16,384 थे, जो कि MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रथम कंप्यूटर इनिक, ठीक है, किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? प्रथम कंप्यूटर ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, या फिर पूछा गया होगा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से कौन है? तो ENIAC ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमको आज फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया गया है। यदि कोई प्रश्न गलत होता है, यदि आपको उसका राइट आंसर क्वेश्चन पता हो तो आप उस प्रश्न को हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपको सही प्रश्न सही आंसर बताया जा सके। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।